हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। तो बच्चे, हम आपको बताने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में ये चौथा पार्ट होगा बेटे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 आपका यूट्यूब में फ्री अपलोड है। आप आराम से इसको देख सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये टेस्ला बिहार बोर्ड आप लोग के लिए ही आया हुआ है। फ्री में इस बार 2026 का जो एग्जाम होगी, बोर्ड एग्जाम, उसके लिए फ्री में क्लास कराई जा रही है। तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है बच्चे। आज हम बताने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट चौथा। चलिए बच्चे, यूरोप में राष्ट्रवाद में आप करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 मैच करने क्या वाले हैं बेटे। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ने हैं राष्ट्रवाद का उदय और उसके कारण एवं परिणाम बताएं। यानी राष्ट्रवाद का उदय का क्या कारण था और क्या परिणाम निकला इसका, तो वही चीज आज सीखने वाले हैं बच्चे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे और इसके परिणाम क्या क्या हुए, इससे क्या क्या परिणाम निकल के आए, तो इसके बारे में आज जानने वाले हैं बच्चे। चलिए, तो सबसे पहला राष्ट्रवाद के कारण हमको कारण जानना है कि कारण क्या था। तो सबसे पहला कारण है बच्चे कि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद, यानी सबसे पहले जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद नेपोलियन की विजय रथ के कारण ही है ना, लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय होना शुरू हुआ। जब 1789 की क्रांति हुई, उसके क्रांति के बाद लोग समझा कि नहीं, राजा का शासन अब नहीं होना चाहिए, अब प्रजा का शासन होना चाहिए। लोगों में ऐसा देखा, तो उसके बाद नेपोलियन उसका फायदा उठाया। नेपोलियन ने क्या किया, जनता को ये बात समझाया कि राष्ट्रवाद की भावना लाओ और देश को एक करो। उसके कारण से वो विजय रथ, मतलब इसके कारण से वो अलग अलग राज्य को क्या, अलग अलग साम्राज्य को क्या करे, जीत करके वो एक करने लगा। तो वहीं से राष्ट्रवाद की भावना पैदा होना शुरू हो गया। दूसरा बच्चे, नेपोलियन ने अपने द्वारा जो विजय प्राप्त राज्यों को राष्ट्रवादी की भावनाओं को जगाने का काम किया। जिस राज्य में नेपोलियन जीतता था, तो वहां के लोगों को राष्ट्रवाद के बारे में समझाता था, बताया जाता था कि देखो, अगर तुमको एक होना है, अगर तुमको एक रहना है, समानता का अधिकार लेना है, हर चीज में आपको अधिकार लेना है, तो आपको एक होना पड़ेगा और देश के प्रति प्रेम करना पड़ेगा। तो ये कौन किया? नेपोलियन। और नेपोलियन इसी नीति के कारण हर राज्य को, हर साम्राज्य को वह जीतता चला गया। ये वहां से दूसरा हुआ पॉइंट बेटे। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है कि तीसरा पॉइंट है शिक्षित मध्य वर्ग, जैसे शिक्षक हो गया, व्यापारी हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया आदि के जागरूक होने से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ और राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना। जब गरीबी थी, बेरोजगारी थी, उसी में से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो वो पढ़ लिख कर, है ना, पढ़ लिख कर डॉक्टर कोई बना, कोई इंजीनियर बना, कोई वकील बना, कोई व्यापारी बना। तो व्यापारी लोग बना, वो जागरूक हुआ कि नहीं, कि अगर इस राज्य में जीना, इस देश में जीना है और अपना अधिकार को वापस लाना है, समान अधिकार लेना है, हिस्सेदारी हमको बढ़ाना है, तो हमको क्या करना होगा? राष्ट्रवाद का, है ना, उदय करना होगा, देश को एक करना होगा, देश के लिए मर मिटना होगा, राजा को हटाना होगा। तो इस सब के जागरूक होने के कारण ही ये राष्ट्रवाद का उदय के कारण बना। क्या बच्चे समझ में आ गया? राष्ट्रवाद के ये सब उदय के कारण है। अब बच्चे इसका जानते हैं परिणाम। ये राष्ट्रवाद उदय के क्या परिणाम हुए, राष्ट्रवाद के उदय के क्या परिणाम है, देखते हैं बच्चे क्या क्या परिणाम है राष्ट्रवाद उदय के। परिणाम देखिए, राष्ट्रवाद के उदय के होने से अनेक क्रांतियां और आंदोलन शुरू हुए, जिससे अनेक नए नए राष्ट्रों का उदय होना शुरू हो गया। जब राष्ट्रवाद का उदय के कारण जब बना, उसमें से अनेक परिणाम निकल के आए, आंदोलन शुरू हो गया, क्रांतियां शुरू हो गया, जिसके कारण से अनेक नए नए राष्ट्र भी बना, नए नए राज्य का निर्माण हुआ, नए नए देश का निर्माण होने शुरू हो गया। पहला परिणाम यहां से निकला। किन्हीं को दिक्कत है बच्चे? चलिए दूसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा और यहां भी राष्ट्रवाद आंदोलन शुरू हो गया। बच्चे, जब यूरोप में क्रांति हुई, कहां हुई? यूरोप में क्रांति हुई। जब यूरोप में क्रांति शुरू हुआ, तो लोगों में क्या हो गया कि अरे, यूरोप जब राजा के अधीन था, राजा के बाद जब शासन था, वहां के लोग अपने देश को आजाद कर लिया, तो एशिया वाले क्यों पीछे रहे, भारत वाले क्यों पीछे रहे? तो भारत में भी, एशिया में भी लोगों ने क्रांतियां शुरू की। क्रांतियां शुरू करने के बाद अपने देश के प्रति प्रेम दिखाना स्टार्ट किया और निरंकुशतावादी राजा को भगाना शुरू कर दिया। तो वहां भी इसका परिणाम एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। यानी कहां से? यूरोप से स्टार्ट हुआ और एशिया अफ्रीका में भी आ गया। ठीक है बच्चे, दूसरा परिणाम ये निकल के आया, राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर पड़ गया। जब राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे जनता एक होना शुरू हो गया,
तो राष्ट्रवाद में जो निरंकुश शासक था, है ना, निरंकुश शासित था, प्रतिक्रियावादी शासक था, उसका सत्ता धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हो गया? उसका साथ देने वाला ही नहीं बचा। जो जनता उनका साथ दे रहा है तो वो अब क्या करें, विद्रोह कर दिया, वो क्रांतियां करने लगा, वो राष्ट्रवाद उदय के कारण बनने लगा, जिसके कारण से उसकी शक्तियां क्या हो गया, कमजोर हो गई और धीरे धीरे वो क्या हो गया, सत्ता से बाहर चला गया। ये परिणाम निकल के है राष्ट्रवाद उदय के कारण का। चलिए आगे, भारतीय राष्ट्रवाद भी यूरोप के राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ है। इसको देखते हुए देखा जाए, भारतीय भी राष्ट्रवाद भी उदय के कारण बन गया। भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना। क्यों? यूरोप में हुआ तो भारत में भी यहां स्टार्ट हो गया। यहां भी 1757 का क्रांति आप लोग जानवे करते हैं, 1857 की क्रांति यहां भी देखते हैं, यहां भी आंदोलन शुरू हो गया, जैसे टिप्पू सुल्तान ने सबसे पहले शुरू किया क्रांतियां। तो इसके कारण से भारत में राष्ट्रवाद का क्या हो गया, आगाज हो गया। ये सब इनका परिणाम हो गया। बेटे क्या समझ में आ गया? राष्ट्रवाद के उदय के कारण और परिणाम क्या क्या है? राष्ट्रवाद उदय के कारण भी बता दी, आपको परिणाम भी बता दी। बच्चे अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, है ना। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट के क्या क्या भूमिका रहा। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या ना किस तरह सहायक हुआ, किस तरह का भूमिका रहा। एग्जाम में कुछ भी पूछे तो एक ही जवाब देना है बच्चे, एक ही जवाब देना है। भूमिका पूछे, सहायक पूछे, मतलब एक ही है। 1789 क्रांति, फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद को प्रसार में नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब बच्चे 1789 क्रांति हुआ, उसके बाद नेपोलियन ने समझा कि नहीं, ये क्रांति जैसे हुआ, इसी में हमको क्या करना, अपने आपको साबित करना होगा कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, है ना। नेपोलियन ने वहां पे राष्ट्रवाद फैलाने का सबसे बड़ा योगदान नेपोलियन का रहा। आगे देखते हैं कैसे कैसे, है ना। नेपोलियन ने अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में समानता, याद रखिए समानता यानी समान अधिकार सबको, बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब बेटे भाईचारा की भावना फैलाई, जिससे लोगों में देश प्रेम की भावना जागी और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। क्या किया? नेपोलियन द्वारा शासित छात्रों में, जिस क्षेत्र में वो शासन कर रहा था, वहां लोगों में समान दिया, यानी सबके साथ एक ही अधिकार है, सबके साथ एक ही कानूनी व्यवहार होगा, सबके साथ सब, है ना, भाईचारा होगा, सबके साथ भाई माना जाएगा, जाति ऊंच नीच का काम नहीं होगा। ये अधिकार जब देने लगा, देने के कारण वहां पे राष्ट्रवाद का भावना फैलने लगा। चलिए आगे जाते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी प्रदेश को जीतकर राइन राज संघ की निर्माण किया। अब बेटे राइन राज्य संघ आपसे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, बताइए राइन राज संघ की स्थापना किसने की? बोलिएगा बेटा, नेपोलियन ने की। किसने की? नेपोलियन ने की, ठीक है, निर्माण किया था। और यही से जर्मनी के राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, जो धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी फैलने लगा, है ना। राइन राज्य की संघ स्थापना करने के कारण क्या जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगा, इस तरह से पूरे यूरोप में भी फैलने लगा। क्या किन्हीं को दिक्कत है बच्चे? आगे चलते हैं। नेपोलियन ने अपने द्वारा शासित क्षेत्र, है ना, क्षेत्र में समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। नेपोलियन क्या किया? जिस जिस राज्य में उसका शासन था, सब में जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो समान कर दिया। चाहे बड़े लोग हो, चाहे छोटे लोग हो, चाहे मध्य वर्ग हो, सबका अधिकार सेम रहेगा, सबका कानूनी प्रक्रिया भी सेम रहेगा, सबके साथ सेम ही व्यवहार किया जाएगा, जिससे वहां लोग के लोगों में राष्ट्रवाद का भावना पैदा हुआ, है ना। चलिए आगे चले। जिससे लोगों में भावनात्मक एकता आई और राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हो गया। राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हुआ। क्या बच्चे आप इससे समझ सकते हैं नेपोलियन ने किस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में सहायक बना? ये सब कारण के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का कारण बना। कौन कारण बना? नेपोलियन ने बना। क्या बच्चे समझ में आया आपको? चलते हैं अगला क्वेश्चन है बच्चे, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? बाधाएं कौन कौन से बाधाएं जर्मनी के एकीकरण में हुआ? कौन सा बाधाएं जर्मनी के एकीकरण में हुआ? तो सबसे पहले बच्चे जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। तो पहला, जर्मनी को एकीकरण में लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। यानी जर्मनी, ये मान लेते जर्मनी है ना बाबू, यहाँ पे इस तरह से बहुत सारा इस तरह से छोटे मोटे बहुत सारा 300 ऐसे 300 रियासत था। कितना रियासत थे बच्चे? 300 रियासत था। और सभी रियासत को एक करना आसान नहीं था, तो सबसे बड़ा बाधा बना 300 छोटे मोटे जो राज्यों को, जो अलग अलग राज्यों में विभाजित था, उसको एक करना सबसे बड़ा बाधा यही था। दूसरा बाधा बच्चे, इन राज्यों की राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक विषमताएं थी। यानी इस राज्यों में जो भी धार्मिक था,
है ना, धार्मिक था, राजनीतिक था, सब में अलग अलग विषमताएं था, उच्च नीच का भेदभाव था, है ना, एक दूसरे का पसंद नहीं करता था, और अमीर अमीर और अमीर होता था, गरीब गरीब और गरीब हो जाता था, जिसके कारण से सब एक जैसा नहीं था। दूसरा कारण जर्मनी को एकीकरण में ये बाधा थी। तीसरा, यह राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। यहाँ राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। क्यों? कि सभी 300 छोटे मोटे राज्य होने के कारण सब अलग अलग जनता अलग अलग जगह, है ना, विभाजित था, जिसके कारण सभी राज्य, सभी जर्मनी के पूरे जनता एक नहीं हो पा रहा था, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना का क्या था? अभाव था। ठीक है बच्चे, चलिए। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधा बना हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया था। कौन था बच्चे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कभी चाहता ही नहीं कि जर्मनी का एकीकरण हो, जर्मनी टुकड़ों में रहे, क्योंकि बहुत सारा वो, है ना, क्षेत्र को अपने कब्जे में रखा था, चाहता नहीं था जर्मनी एक हो। तो सबसे बड़ा बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। तो क्या बच्चे समझ में आ गए? ये 4 पॉइंट आपको लिखा है, एग्जाम में आपको पूछ लेगा जर्मनी के एकीकरण में कोई 2 बाधाएं बताए, तो 4 आपको बता दे, 2 बता सकते हैं। क्या आपके लिए कोई दिक्कत है बच्चे? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में याद रखिएगा ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, उसके बारे में बताना है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया ही था। अगर इटली और जर्मनी को एकीकरण की देखा जाए तो सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया ही था। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिच, वो नहीं चाहता था इटली और जर्मनी क्या हो? एक हो, वो चाहता अलग अलग रहे, जिससे कि अपना हम ऑस्ट्रिया में राज्य करे और जर्मनी इटली में कुछ क्षेत्र में भी राज्य करे, है ना। क्योंकि ऑस्ट्रिया भी कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया चाहता ही नहीं था कि जर्मनी और एकीकरण हो, है ना। ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना इटली और जर्मनी का एकीकरण करना असंभव था। मतलब जब ऑस्ट्रिया जब चाह ही नहीं रहा था, जब तक ऑस्ट्रिया को आप हराते नहीं, तब तक आप इटली और जर्मनी का एकीकरण कर भी नहीं सकते थे, है ना। इसलिए कावूर ने, इसको पूरा नाम है काउंट कावूर ने, फ्रांस के साथ मित्रता कायम की, यानी दोस्ती कायम किया, और क्रीमिया का युद्ध में ऑस्ट्रिया की बुरी तरह से हार हो गई। एक युद्ध हुआ, क्रीमिया का युद्ध हुआ, है ना, जिसमें फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच, जिसमें क्या बुरी तरह क्या हो गई? उसकी हार हो गई, क्योंकि यह युद्ध किसने? कावूर ने करवाया था। किसने करवाया था? कावूर ने ही करवाया था। अगर यह युद्ध नहीं होता तो इटली और जर्मनी का एकीकरण भी नहीं हो पाता। अगर यह युद्ध नहीं होता, यह युद्ध किसने करवाया? कावूर ने करवाया। किसके किसके बीच? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच, जिसमें ऑस्ट्रिया की क्या हो गई? हार हो गई। अगर यह युद्ध होता ही नहीं तो यह युद्ध नहीं होता तो आज इटली का एकीकरण होना संभव नहीं था, है ना। पर फिर जर्मनी को लेकर पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद जब इटली के होने के बाद जर्मनी के बीच ऑस्ट्रिया और, है ना, पर्सा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई। इन दोनों हार से ऑस्ट्रिया कमजोर पड़ गया। क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया, जिसके कारण से इटली और जर्मनी का एकीकरण हो पाया, है ना। क्या बच्चे समझ में आ गया? क्या हुआ फिर? जर्मनी और ऑस्ट्रिया और फ्रांस की मतलब होने के बाद, इसके बाद फिर किसके किसके बीच हुआ? पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ, जिसके कारण से पर्सा की जीत हुई और ऑस्ट्रिया की क्या हो गई? हार हो गई। इस हार के बाद जर्मनी का और इटली का एकीकरण हो पाया, क्योंकि ऑस्ट्रिया उस समय क्या हो गया? पूरा से कमजोर हो गया, पूरी तरह से कमजोर हो गया, जिसके कारण से दोनों राज्य एकीकरण हो पाए। क्या बच्चे समझ में आ गया? किन्हीं को दिक्कत यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं बच्चे, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? जर्मनी की बात है तो आप जर्मनी का एकीकरण में इसमें बिस्मार्क आएगा। तो बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह नीति अपनाई। वो नीति अपनाई? रक्त एवं लोह नीति अपनाई, क्योंकि विलियम प्रथम, याद रखिए, विलियम प्रथम ने उसे पर्सा का प्रधानमंत्री बनाया। किसको? बिस्मार्क को। आपसे पूछा जाता ऑब्जेक्टिव, है ना, बिस्मार्क ने विलियम प्रथम ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? तो बताइएगा बिस्मार्क ने, है ना। चलिए, और बिस्मार्क ने सबसे पहले आर्थिक सुधार को मजबूत किया। बिस्मार्क ने सबसे पहले क्या किया? आर्थिक सुधार, यानी पर्सा में, जर्मनी में आर्थिक सुधार लाया। सुधार लाने के बाद
फिर एक विशाल सेना, याद रखिए विशाल सेना, यानी विशाल सेना का गठन किया, विशाल सेना का गठन किया, इस तरह का है ना, सेना गठन किया, इस तरह का, सबके हाथ में तलवार है ना, ये सब दिया, विशाल सेना का गठन किया जो जर्मनी के एकीकरण में सहायक बना। उसका कहना है रक्त एवं रो नीति, यानी जब तक आप खून नहीं बहाओगे, लोहा नहीं लोगे, तब तक जीत नहीं पाओगे, क्योंकि भाषण से काम नहीं चलता है। इसलिए वो रक्त एवं लो नीति अपनाया और इसके लिए एक सेना का तैयार किया, और सेना को तैयार करने के बाद युद्ध करके क्या जर्मनी का एकीकरण हो पाया। क्या बच्चे यहां तक समझ में आ गया? क्या बच्चे यहां तक समझ में आ गया? तो आपका क्लास यहीं तक रहने वाला है बच्चे। इसके बाद अगले क्लास में आप सिखाएंगे बिस्मार्क कौन था, है ना, बिस्मार्क की है ना, क्या जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, है ना। तो ये सब के बारे में अगले क्लास में सीखने वाले हैं। काउंट काबूर, मेजनी और है ना जर्मनी के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में क्या क्या भूमिका थी, इसके बारे में अगले क्लास में हम जानने वाले हैं बच्चे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर रखा गया और फ्री क्लास कराया जा रहा है, तो यहाँ आपको 450 प्लस की गारंटी दे रहा है। तो अब बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और फ्री में क्लास का आनंद लें। नमस्कार।